एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, सबसे जरूरी बात है सवाल पूछना बंद न करना। जिज्ञासा के होने की अपनी एक वजह होती है। और इसी जिज्ञासा के साथ आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है दो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की। एक जो चीन में लगभग पूरी हो चुकी है और दूसरी जो भारत में जमीन के विवादों में कहीं उलझ कर रह गई। दोनों का लक्ष्य एक ही था, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय कणों के राज खोलना। तो ऐसा क्या हुआ कि एक कहानी सफलता की बनी और दूसरी एक बड़े सबक की? आज हम द हिंदू में छपे एक लेख के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम बात करेंगे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज की, चीन की सफल जूनो परियोजना और भारत की रुकी हुई आयनो परियोजना। ये विषय विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की वैज्ञानिक नीति, इन सभी के लिहाज से बहुत अहम है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीएस पेपर 3 के नजरिए से ये चर्चा काफी काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूट्रिनो आखिर है क्या भला? इन्हें ब्रह्मांड का भूतिया कण या गोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं? भूतिया कण भी काफी सटीक है। देखिए, न्यूट्रिनो इतने छोटे मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं कि उनका कोई चार्ज नहीं होता और द्रव्यमान भी न के बराबर होता है। पर इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी चीज के साथ कोई क्रिया नहीं करते, मतलब कोई इंटरैक्शन नहीं करते। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि इस वक्त भी जब हम और आप बात कर रहे हैं, अरबों खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर से, इस कमरे से और पूरी पृथ्वी के आर पार निकल रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। भनक तक नहीं लग रही। वो किसी भी पदार्थ से टकराए बिना गुजर जाते हैं, जैसे कोई भूत दीवार के आर पार निकल जाए। अच्छा, तो फिर इनका पता कैसे लगाया जाता है? अगर ये किसी चीज से टकराते ही नहीं तो इन्हें पकड़ना तो नामुमकिन होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो जूनो और आइनो जैसी ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती हैं। सिद्धांत बहुत सरल है। अगर आप किसी ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत मुश्किल से हाथ आती है, तो आप एक बहुत बड़ा जाल बिछाते हैं। और ये ऑब्जर्वेटरीज वही विशाल जाल है। जी, इनमें हजारों टन पदार्थ जैसे कि बहुत शुद्ध पानी या कोई खास तरल एक विशाल डिटेक्टर में भरा जाता है। उम्मीद ये होती है कि अरबों न्यूट्रिनो में से कोई एक तो गलती से उस पदार्थ के किसी परमाणु से टकराएगा। अच्छा, तो इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स का आकार इतना बड़ा होता है। स्रोत बताता है कि भारत की आईएनओ यानी इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का डिटेक्टर 50 किलो टन का था। 50 किलो टन, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। ये बहुत ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, ये लगभग 5000 बड़े ट्रकों के वजन के बराबर है। इतना विशाल डिटेक्टर सिर्फ इसलिए चाहिए था ताकि उन अरबों मायावी न्यूट्रिनो में से कोई एक तो गलती से टकरा जाए और हम उसे देख सकें। तो ये विशाल डिटेक्टर कहाँ लगाया जाना था? जाहिर है किसी आम लैब में तो ये फिट नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। योजना थी इसे तमिलनाडु के थेनी जिले में एक पहाड़ के नीचे करीब 1 किलोमीटर गहरी सुरंग बनाकर स्थापित करने की। एक पहाड़ के नीचे? जी, और इसके पीछे भी एक बहुत ही चालाक वैज्ञानिक सोच थी। वो क्या थी? देखिए, ब्रह्मांड से सिर्फ न्यूट्रिनो ही नहीं आते, और भी कई तरह की कॉस्मिक किरणें आती रहती हैं। ये किरणें हमारे डिटेक्टर के लिए एक शोर या डिस्टर्बेंस की तरह होती हैं। अच्छा। तो पहाड़ की वो 1 किलोमीटर मोटी चट्टान की परत एक प्राकृतिक ढाल, एक नेचुरल शील्ड का काम करती। वो बाकी सभी किरणों को ऊपर ही रोक लेती और सिर्फ न्यूट्रिनो को ही नीचे डिटेक्टर तक पहुंचने देती। एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग समाधान था ये। सुनने में तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लगता है ना? हाँ। विज्ञान शानदार, इंजीनियरिंग का समाधान भी बेहतरीन। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ जमीन पर हुई, लैब में नहीं। जमीन पर मतलब जब स्थानीय लोगों ने सुना कि उनके इलाके में एक पहाड़ के नीचे सुरंगें खोदी जाएंगी, बड़े पैमाने पर निर्माण होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो उनमें डर फैल गया। एक मिनट, लेकिन ये डर आया कहाँ से? क्या परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम सुनते ही लोगों के मन में ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है या इसे किसी ने जानबूझकर हवा दी? स्रोत बताता है कि ये दोनों का मिश्रण था। डीएई का नाम जुड़ना एक चिंगारी की तरह था। लोगों को लगा कि यहाँ कोई परमाणु रिएक्टर या शायद कोई परमाणु कचरा डंप करने की योजना है, जिससे पर्यावरण और उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। और इस चिंगारी को आग बना दिया गया। बिल्कुल। स्थानीय राजनीति ने इस डर का राजनीतिक फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दिलचस्प बात यह है
कि आईएनओ किसी जटिल भौतिकी के समीकरण में नहीं फंसा, बल्कि जमीन पर लोगों के भरोसे के समीकरण में उलझ गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विज्ञान की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर लैब के बाहर ही लड़ी जाती है। क्या आईएनओ टीम से भी कोई चूक हुई? हाँ, स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है। बाद में देखने पर लगता है कि उन्होंने शायद इस प्रोजेक्ट के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का सही अंदाजा नहीं लगाया था। अगर वे शुरुआत से ही स्थानीय समुदाय से बात करते, उनके डर को समझते, उन्हें विश्वास में लेते, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। ये मुझे चंद्रयान 2 के अनुभव की याद दिलाता है। वहां भी तकनीक बेहतरीन थी, लेकिन आखिरी पलों में कुछ गड़बड़ हुई। यहाँ भी विज्ञान बेहतरीन था, पर सामाजिक तालमेल में गड़बड़ हो गई। लगता है भारत की बड़ी परियोजनाओं में लास्ट माइल की समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक भी है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तैयारी सिर्फ लैब में नहीं, जमीन पर भी होनी चाहिए। तो एक तरफ भारत में ये प्रोजेक्ट सामाजिक और राजनीतिक कारणों से रुका हुआ था, लेकिन ठीक इसी समय हजारों किलोमीटर दूर चीन में एक समानांतर कहानी चल रही थी, और उसकी गति बहुत तेज थी। जी हाँ, चीन अपनी JUNO यानी जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पर पूरी रफ्तार से काम कर रहा था। और अब तो खबर यह है कि उसका निर्माण न सिर्फ पूरा हो चुका है, बल्कि उसने शुरुआती नतीजे देने भी शुरू कर दिए हैं। क्या बात है! जी, हाल ही में 18 नवंबर को JUNO टीम ने अपने पहले विश्लेषण पर 2 रिसर्च पेपर जारी किए हैं। वाह! तो मतलब जब आईएनओ की फाइलें धूल खा रही थी, तब चीन ने न सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, बल्कि उससे नतीजे भी निकालने शुरू कर दिए। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इन पेपर्स में ऐसा क्या खास है? पहला पेपर तो डिटेक्टर के प्रदर्शन पर है, मतलब ये बताने के लिए कि मशीन उम्मीद के मुताबिक काम कर रही है। जी। लेकिन असली कहानी उसकी लेखक सूची में छुपी है। लेखक सूची में? कैसे? उसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यहाँ तक कि चिली और पाकिस्तान के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि बिग साइंस आज के दौर में कितना अंतर्राष्ट्रीय और सहयोगी, मतलब कोलैबोरेटिव हो गया है। और दूसरा पेपर? दूसरा पेपर एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के बारे में है। उसने न्यूट्रिनो से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कौन सा सवाल? सवाल यह है कि न्यूट्रिनो की 3 किस्मों में से कौन सबसे भारी है और कौन सबसे हल्का। इसे न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग कहते हैं। जूनो ने इससे जुड़े एक पैरामीटर θ12 को अब तक की सबसे ज्यादा सटीकता से मापा है। और विडंबना देखिए, यही न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग का सवाल सुलझाना आईएनओ का भी मुख्य लक्ष्य था। बिल्कुल, जो हमारा लक्ष्य था उस दिशा में वो बहुत आगे निकल गए हैं। यहाँ एक बहुत परेशान करने वाली बात है जिसका जिक्र स्रोत में है। जूनो की उस लंबी अंतर्राष्ट्रीय लेखक सूची में भारत का कोई वैज्ञानिक नहीं है। ये बहुत अजीब है, क्योंकि न्यूट्रिनो भौतिकी में भारत का इतिहास बहुत पुराना और शानदार रहा है। हाँ, और ये कोई अकेली घटना नहीं लगती। स्रोत एक और उदाहरण देता है। अच्छा। 2020 में चीन का चांगई 5 मिशन चांद से चट्टानों के नमूने लेकर आया था। जब चीन ने नमूनों के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से आवेदन मांगे, तो आवेदकों की पहली लिस्ट में भी कोई भारतीय शोधकर्ता नहीं था। जबकि भारत के पास दशकों से चांद के नमूनों का विश्लेषण करने का अनुभव है। जी, दशकों से। ये तो एक हैरान करने वाला पैटर्न है। क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये हमारी वैज्ञानिक कूटनीति, मतलब साइंस डिप्लोमेसी में किसी कमी की ओर इशारा करता है? स्रोत सीधे तौर पर इसका कारण नहीं बताता, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े वैज्ञानिक मंचों पर हमारी उपस्थिति कम हो रही है। आईएनओ का रुकना सिर्फ एक घरेलू प्रोजेक्ट का रुकना नहीं है, यह हमें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के नक्शे पर भी पीछे धकेल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत ने ये अवसर हमेशा के लिए खो दिया है? आईएनओ अब नहीं बन सकता तो क्या हुआ, कोई और प्रोजेक्ट बना लेंगे? यहाँ अवसर खोने का मतलब थोड़ा अलग है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है। विज्ञान की इस दौड़ में एक बस छूट जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगली बस पकड़ सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगली बस का रास्ता और भी मुश्किल, ऊंचा और खर्चीला होगा। ये बहुत दिलचस्प है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, आईएनओ का लक्ष्य था न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग का पता लगाना। जी। अब जूनो उस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका है। जब तक भारत अपनी कोई ऑब्जर्वेटरी बना के तैयार करेगा, बहुत संभावना है कि जूनो ये सवाल हल कर चुका होगा। अच्छा। तब भारत को अगला, उससे भी ज्यादा बड़ा और मुश्किल सवाल उठाना पड़ेगा। उसके लिए ज्यादा उन्नत तकनीक, ज्यादा विशेषज्ञता और जाहिर है
ज्यादा पैसा लगेगा। तो आप सिर्फ रेस में पीछे नहीं होते, बल्कि रेस का ट्रैक ही बदल जाता है और वो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अक्सर ऐसी स्थितियों में संसाधनों की कमी या पैसे की कमी का तर्क दिया जाता है। क्या यहाँ भी वही मामला है? स्रोत इस पर एक बहुत जरूरी टिप्पणी करता है। वो कहता है कि संसाधनों की कमी का तर्क कभी-कभी सच होता है, लेकिन कई बार यह अनुसंधान को फंड न करने का एक आसान बहाना भी बन जाता है। या इससे भी बड़ी बात, ये उन चीजों को फंड न करने का बहाना बनता है जो सीधे तौर पर विज्ञान नहीं है। जैसे कि स्थानीय समुदायों से संवाद करना, उनके डर को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाना, या परियोजना के सामाजिक प्रभावों का प्रबंधन करना। आईएनओ के मामले में शायद इसी मोर्चे पर संसाधनों की असली कमी थी। तो फिर क्या हम ये मान ले कि भारत बिग साइंस परियोजनाओं के लिए तैयार ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करता है, और ये सही भी है। अच्छा। भारत में पहले से ही कई बिग साइंस परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। हम विशालकाय खगोलीय दूरबीनें बना रहे हैं और चला रहे हैं, लीगो इंडिया जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमारे पास विशाल संरक्षण क्षेत्र हैं। ये सभी बहुत बड़े, जटिल और महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। तो फिर आईएनओ के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? असली सबक क्या है यहाँ? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि 21वीं सदी में किसी बड़ी वैज्ञानिक परियोजना की सफलता सिर्फ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की तैयारी पर निर्भर नहीं करती। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि विज्ञान से परे जमीनी हकीकत क्या है। मतलब हमारा समाज, हमारी राजनीतिक व्यवस्था। जी, क्या हमारा समाज, हमारी राजनीतिक व्यवस्था और हमारी प्रशासनिक मशीनरी ऐसी परियोजनाओं के लिए तैयार है? क्या हमारे पास एक ऐसा ढांचा है जो विज्ञान और समाज के बीच एक पुल बना सके, संवाद कर सके और एक आम सहमति बना सके? तैयारी सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, सामाजिक भी होनी चाहिए। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि आईएनओ का रुकना सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट का रुकना नहीं है। ये सार्वजनिक विश्वास, नीति निर्माण और जमीनी हकीकत को एक साथ लेकर चलने की हमारी क्षमता पर भी एक टिप्पणी है। विज्ञान को समाज से अलग करके एक वैक्यूम में नहीं देखा जा सकता। इस विषय पर हमारे श्रोताओं की क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको विज्ञान और नीति से जुड़ी ऐसी ही गहरी चर्चाएं पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। जब हम अगली बिग साइंस परियोजना की योजना बनाएं, तो उसके वैज्ञानिक रोड मैप के साथ साथ क्या हमें एक सामाजिक विश्वास और संचार का रोड मैप भी तैयार नहीं करना चाहिए, ताकि आईएनओ जैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो?